बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि सरफेस केमिस्ट्री का है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। बेसिकली हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म किस लिए पढ़ते हैं कि जब आप कोई भी चीज़ पे रिसर्च करते हैं, लेट सपोज आप एड्जॉर्प्शन कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो आपका रिजल्ट क्या वैलिड है या नहीं है, इसी को चेक करने के लिए हम आइसोथर्म्स जो है वो मॉडल दिए गए हैं। हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं जो हम इन पे अप्लाई करते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म क्या है। यहाँ पे मैंने हेडिंग लगाई हुई है, एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, स्टेप वाइज मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन और एडेशन ऑफ एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। आपको पीछे जितनी भी हमने डेफिनेशंस बताई हैं जिसमें हमारे पास एड्जॉर्प्शन जो थी वो कैसे हो रही थी, उसी की मैकेनिज्म की बात की गई कि ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेट्स सपोज आपका कोई सोल्यूशन है उसमें मिथाइलिन ब्लू है और आप जो है एक्टिवेटेड चारकोल या एक्टिवेटेड कार्बन डाल रही हैं, तो मिथाइलिन ब्लू जो है वो क्या हो जाएगा, वो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल हो जाएगा। वो ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट जो है वो अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा और वहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक्टिवेटेड जो चारकोल लेट सपोज हम ले रहे हैं या कार्बन ले रहे हैं, तो वो एड्जॉर्बेंट होगा हमारा। लेट सपोज मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है इस चीज़ की। ठीक है, we should know that our adsorption is either due to electrostatic interaction, hydrogen bonding, van der Waals forces। अब हम जो है यहाँ पे ये बात करते हैं कि जब आपकी एड्जॉर्प्शन हो रही है, यहाँ पे मैंने ये कहा है कि एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट के साथ चिपक के क्या करते हैं, एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन करते हैं। लेकिन ये जो चिपकना इनका जो होता है, आपस में इनकी जो इंटरेक्शन होती है, हमें ये नहीं पता कि कौन सी इंटरेक्शन। तो इसमें जो है हमें ये पता लगाना ज़रूरी होता है कि इधर इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, या वंडर वाल फोर्सेस के थ्रू जो है एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है जिसमें एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, आप देखिए हमारे पास जो है नाउ टू चेक दिस वी शुड स्टडी मैकेनिज्म फर्स्ट, एंड फॉर स्टडी मैकेनिज्म वी हैव फॉलोइंग डिफरेंट वेज। अच्छा, यहाँ पे जो है अगर हमें इंटरेक्शन का पता करना है, इंटरेक्शन का पता करने के लिए पहले तो हमने क्या करना है कि मैकेनिज्म को स्टडी करना है कि एड्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है। और मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं। तो पहला वे देखते हैं, हमारे पास है मॉडलिंग इक्विलिब्रियम स्टडीज़ ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इन लफ्ज़ों को क्या किया कि अलग अलग करके लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा क्लियर हो। अब हमारे पास जो मॉडलिंग है, आपको पता है कि हमारे जैसे मॉडल्स होते हैं, हमने रोल मॉडल कहते हैं, एक रेफरेंस होता है हमारे पास, एक स्टैंडर्ड होता है। तो सेम हमारे पास ये जो यहाँ पे अगर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री की दुनिया में ये बात करें, तो हमारे पास क्या है, साइंस की मॉडलिंग जो है इट मीन्स दी रेफरेंस या मॉडल टू विच वी कंपेयर आवर रिजल्ट। ऐसा रेफरेंस, अगर आप साइंस की जो है बात करते हैं तो वहाँ पे आप रेफरेंस चूज़ करेंगे। ठीक है, रेफरेंस या स्टैंडर्ड जो है, यहाँ पे आप रेफरेंस चूज़ करेंगे, वैसे हम स्टैंडर्ड भी इसे कह सकते हैं। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड या रेफरेंस जिससे हम अपने रिजल्ट कंपेयर करते हैं कि हमारी एड्जॉर्प्शन हुई है, क्या ये सही हुई है या नहीं हुई। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टडीज़ में देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ कंटैक्ट टाइम विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बैच बाइंडिंग स्टडी, बैच जिसे हम एक्सपेरिमेंटेशन कहते थे, और कंसंट्रेशन स्टडी ऑलरेडी डिस्कस। अच्छा, हम दो चीज़ें जो है क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक हमारे पास बैच बाइंडिंग थी। ठीक है, जिससे हमें कंटैक्ट टाइम मिल रहा था कि इतने तक आपकी हो जाएगी, या 60 मिनट मिल जाते हैं कंटैक्ट टाइम हमें, या जितना भी मिल जाता है 30 मिनट्स। तो एक ये था और एक कंसंट्रेशन की हमने स्टडी की थी। ठीक है, तो ये जो थी ना, ये दोनों हमें क्या करते हैं, इसमें हमारे पास एक रेफरेंस होता है और बाकी ये जो जो चीज़ें होती हैं ये ऑब्टेन हो जाती हैं हमें, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आपके पास दूसरा कौन सा, कैरेक्टराइजेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट बिफोर एंड आफ्टर एड्जॉर्प्शन। आपने क्या करना है, आप कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स जो हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया जिसमें बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा है कि करेक्टराइजेशन क्या होती है और करेक्टराइजेशन टेक्निक्स क्या होती है। इसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट या मशीन्स यूज़ होती हैं, जैसे FTIR हो गया है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया है, बाकी UV हो गई है, और हमारे पास बहुत सी और भी हो गई हैं। तो आज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो बेसिकली हम 3 पढ़ेंगे, जिसमें पहले तो देखें ना, करेक्टराइजेशन टेक्निक्स आर डन फॉर दी वैलिडेशन ऑफ आवर रिजल्ट।
आप पूरा जो है एक प्रोसेस कर लेते हैं, मेथोडोलॉजी कर लेते हैं, आप रिसर्च किसी चीज़ पे कर लेते हैं, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है क्या उसकी वैलिडेशन है या नहीं है। अगर लेट सपोज आपका रिज़ल्ट जो है वो ऐसे ही है और उसकी कोई वैलिडेशन नहीं है, तो आपका काम जो है वो डी वैल्यू है। तो इसी के लिए हम जो है वैलिडेशन के लिए क्या करते हैं कि करेक्टराइजेशन टेक्निक्स करते हैं डिफरेंट मशीन्स में या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है कि देयर आर 3 टेक्निक्स, बेसिकली हम जो है 3 टेक्निक्स होती हैं। अच्छा, एक यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एड्जॉर्प्शन के लिए आपकी जो है एड्जॉर्बेंट मस्ट बी ड्राई होना चाहिए, ड्राई कंडीशन में होना चाहिए। अगर आपका एड्जॉर्बेंट ड्राई नहीं है और उसमें ऑलरेडी वाटर है तो उसके पोर्स नहीं होंगे, वहाँ तो वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे, तो उसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली लो होगी। तो इसलिए आपका जो है एड्जॉर्बेंट ड्राई होना चाहिए। आप एफ टी आई आर देखें, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसका जितना भी प्रोसेस है ऑलरेडी वीडियो में ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट पढ़ते हैं इसे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड रेडिएशन। यहाँ पे जो है अगर इंफ्रारेड रेडिएशन और एफ टी आई आर में क्या, आई आर और एफ टी आई आर में क्या फ़र्क है कि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, इनका दोनों का फंक्शन सेम है, बस ये थोड़ा एडवांस है और इंफ्रारेड रेडिएशन थोड़ा सा पुराने ज़माने वाला, ठीक है। इट हैज़ टू मेन रीजन विच आर फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड। अगर आप कभी आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करें तो वहाँ पे हमारे पास जो आई आर होता है उसमें 2 मेन रीजन होते हैं, एक होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन और एक को कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है। अब वो देखते हैं कि क्या कहते हैं कि हमने यहाँ एफ टी आई आर में क्या करना है। इट इज़ डन फॉर डिटेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप्स इन मॉलिक्यूल्स। हम ये किस लिए करते हैं कि हमें फंक्शनल ग्रुप्स का पता चल जाए, मेन इसका काम यही है एफ टी आई आर का, ठीक है। द फिंगरप्रिंट रीजन इज सेम फॉर मॉलिक्यूल्स लाइक फिनोल, एमाइड्स, अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस। यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो ओवरऑल सब मॉलिक्यूल्स के लिए सेम होता है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है वो डिफरेंट होता है। फंक्शनल ग्रुप रीजन इज डिफरेंट फॉर मॉलिक्यूल्स, इट टेल अस हाउ मच एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस। अच्छा, यहाँ पे आपने यहाँ एफ टी आई आर बिफोर आफ्टर जो है वो करने का मकसद क्या है, करेक्टराइजेशन। मकसद ये है कि आपने जो है क्या किया कि एड्जॉर्बेंट जो है आपने पहले एड्जॉर्प्शन से पहले उसका क्या किया है, एफ टी आई आर किया है। तो लेट सपोज उसकी पीक कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है। अब आपने उसकी एड्जॉर्प्शन कराई है, जो हमारे पास एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल है वो एड्जॉर्बेंट पे अटैच हो गए हैं और फिर से आपने क्या कराया है, उसका एफ टी आई आर कराया है। अगर आपने दोबारा एफ टी आई आर कराया तो आपकी पीक जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ से पीक शिफ्टिंग में ये चीज़ बता सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से ये वाली केमिकल जो शिफ्ट है, पीक है इस जगह से यहाँ पे चली गई है, तो मेरे पास जो है यहाँ पे ये फलां फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, लेट सपोज ओ एच आ सकता है। तो आप इस चीज़ से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ये जो एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से इंटरेक्शन कौन सी हो रही है, ठीक है। ये मैंने आपको ओवरऑल ये पूरी बात यहाँ पे बता दी है जो लिखी हुई है। तो कहते हैं फर्स्ट मटेरियल इज़ प्रिपेयर्ड एंड एफ टी आई आर इज़ डन देन एड्जॉर्प्शन इज़ डन। पहले जो है मटेरियल प्रिपेयर करेंगे, फिर उसकी पहले एफ टी आई आर करेंगे, फिर जो अगेन एड्जॉर्प्शन होगी, फिर उसके बाद जो है एड्जॉर्प्शन के बाद उसे क्या करेंगे, एफ टी आई आर करेंगे। लेकिन वही बात है कि आपने ड्राई मस्ट करना है। तो एड्जॉर्प्शन अगेन एफ टी आई आर इज़ डन, नाउ वी हैव डिफरेंट पीक ड्यू टू डाई अटैचमेंट ऑन एड्जॉर्बेंट। यहाँ पे डाई अटैचमेंट का मतलब है आपके पास, जैसे मैंने मिथाइलिन ब्लू का जो है ना, बहुत ही आपके पास सिंपल एग्जांपल है मिथाइलिन ब्लू, और इसमें जो है आप एक्टिवेटेड चारकोल डाल लें या आप जो है एक्टिवेटेड कार्बन डाल लें, AC एसिड एक्टिवेटेड कार्बन डालें, तो ये जो है आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, एडजॉर्बेट है, और ये जो ऊपर डाल रहे हैं ये हमारे पास एडजॉर्बेंट है, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल हर जगह दे सकते हैं। यहाँ पे जो है क्या किया कि वो कहते हैं कि हमारे पास जब ये डाई है, ऑर्गेनिक डाई है, ठीक है। अब इसकी जब इसके साथ अटैचमेंट होगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिफरेंट पीक्स आ रही हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें हो सकता है, ठीक है। अब जो है नाउ पीक, अकॉर्डिंग टू पीक्स वी कैन इजिली टेल द इंटरेक्शन दैट व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन इट। आसानी से बता सकते हैं, पीक शिफ्ट होगी हमारे पास, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया है। ड्यू टू पीक शिफ्ट और सम टाइम पीक डज नॉट अपेयर सो वी कपल इट विद मॉडल सो परफेक्ट रिजल्ट इज ऑब्टेन। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास ग्राइंडिंग अच्छे से नहीं हुई होती या कोई भी एरर आ जाता है, तो हमारे पास रिजल्ट सही नहीं आ रहे होते, तो हम क्या करते हैं कि उससे अपना जो मॉडल है उसके साथ कपल कर लेते हैं और हमारे पास परफेक्ट रिजल्ट आ जाते हैं। यहाँ पे आप जो है
BET हमारे पास है। ये दूसरी करेक्टराइजेशन जो है टेक्निक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मेन इसका काम है वो है सरफेस डिटर्मिनेशन। अच्छा, फिर ये सारी टेक्निक्स हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारे लिए बेसिकली जो है सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन के लिए होती है। इन दिस द लिक्विड नाइट्रोजन एड्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन इज स्टडीड। इसमें हम बेसिकली जो है लिक्विड नाइट्रोजन की एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन को स्टडी करते हैं। बाय दिस वी स्टडी और डिटरमाइन द सरफेस एरिया हमें पता चल जाता है, पोर साइज पता चल जाता है, पोर वॉल्यूम और पोर एरिया के बारे में हमें पता चल जाता है, जो पोर्स होते हैं। ठीक है, बाय डिटरमाइनिंग दिस वी नो दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट के बारे में भी हमें पता चल जाता है। बिफोर एड्जॉर्प्शन इफ पोर एरिया इज डिटरमाइंड एंड आफ्टर एड्जॉर्प्शन इफ देयर इज डिक्रीज इन पोर सरफेस और एरिया मीन्स एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स आर अटैच टू पोर्स दैट इज श्योरिटी ऑफ एड्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस। यहाँ बेसिकली ये इस पूरे जो पैराग्राफ है इसका ये मतलब है कि आपके पास यहाँ पे कैसे पता चलेगा। हमने यही कहा ना कि हमने रिजल्ट को वैलिड करना है, उसकी वैलिडिटी चेक करनी है। तो ये क्या करते हैं कि ये जब एड्जॉर्प्शन से पहले उसे क्या कर लेते हैं, BET में रख देते हैं, ठीक है, और एड्जॉर्प्शन के बाद रख देते हैं। तो पहले देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट में ज़्यादा पोर्स आ रहे होते हैं, फिर जब आफ्टर देखते हैं तो हमारे पास पोर्स जो होते हैं वो कम नज़र आ रहे होते हैं या कम काउंट हो रहे होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हाँ, अगर पोर्स जो है वो कम नज़र आ रहे हैं मीन्स के पोर्स आर ऑक्यूपाइड। अगर वो ऑक्यूपाई हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली हम ये कहेंगे कि एड्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस, या हमारे पास एड्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से हो चुकी है, या वो हमारे पास उसकी एफिशिएंसी अच्छी है। ठीक है, तो ये चीज़ से हमें रिजल्ट जो है वो वैलिड एक किस्म का हो जाता है। आप देखते हैं थर्ड हमारे पास टेक्निक है SEM की, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। वो क्या करता है कि ये हमें इट टेल्स अस दी सरफेस रफनेस के बारे में पता चलता है। सरफेस की रफ होने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा रफ सरफेस उतने ज़्यादा पोर्स, उतनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मेरी सरफेस रफ है पहले, तो उसमें क्या होगा कि उसमें पोर्स होंगे मीन्स, तो ज़्यादा एड्जॉर्प्शन, मैंने एड्जॉर्प्शन कराई उस सरफेस पे और मेरी एड्जॉर्प्शन हो गई। जब उसके बाद मैं उसकी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखूँगी तो मेरे पास स्मूथ आएगा, स्मूथ लाइन आएगी। लेट्स सपोज मेरे पास जो है स्मूथ सरफेस आएगी। स्मूथ क्यों आएगी? क्योंकि उसके जितना भी उसकी रफनेस थी या जितने पोर्स से वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं उन पे तो एड्जॉर्प्शन हो चुकी है। फिर ये चीज़ श्योर हमें कर देती है कि अच्छा एड्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस, हमारे पास एड्जॉर्प्शन जो है वो हो चुकी है। ठीक है, अच्छा देखिए आप, इफ़ द सरफेस रफ मीन्स इट हैज़ हाई सरफेस एरिया। जैसे मैंने आपको पहले कहा है ना कि जितनी ज़्यादा रफ सरफेस उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा और उतनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन का चांस होगा हमारे पास। इफ़ आफ्टर एड्जॉर्प्शन इफ़ द सरफेस इज स्मूथ इट मीन्स बिफोर एड्जॉर्प्शन द सरफेस वाज रफ ड्यू टू पोर्स एंड आफ्टर एड्जॉर्प्शन द मॉलिक्यूल्स आर एड्जॉर्ब्ड सो इट बिकम्स स्मूथ। बाद में वो इसलिए स्मूथ हो जाती है हमारे पास के वो जो पोर्स होते हैं वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं, उसकी रफनेस खत्म हो जाती है, ऑक्यूपाई हो जाते हैं, एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस कर जाती है, तो हमारे पास बाद में जो रिजल्ट आता है वो स्मूथ का आ जाता है। तो कन्फर्मेशन इज डन बाय मॉडल। अब भी जो है इनकी कन्फर्मेशन जो है हमने जो मेन चीज़ थी वो अभी जो है स्टार्ट करेंगे कि इनकी मॉडल्स के थ्रू कन्फर्मेशन होते हैं, हम मॉडल्स अप्लाई करते हैं जिसे हम आइसोथर्म्स कहते हैं। ठीक है, फिर आप अच्छा थर्ड तरीका भी आप लोग देख लें कि टू स्टडी मॉलिक्यूलर डायनामिक्स। यहाँ पे भी स्टडी मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टडीज़। मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टडीज़ का ये मतलब है कि हमारे पास जो हमारे जैसे लेट्स सपोज हमारी बॉडी में सेल हैं वो कॉन्टीन्यूसली डांस करें। डॉकिंग का आप ले सकते हैं कि डांस करें क्योंकि वो एक जगह पे नहीं होते। तो सेम हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टडी में भी जो मॉलिक्यूल्स होती हैं इनकी वाइब्रेशन के बारे में या इनकी इंटरेक्शन के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि इन दिस डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज बट द मेन एंड मोर एक्यूरेट वन इज मॉलिक्यूलर डॉक जैसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसे तो इस प्रोसेस मॉलिक्यूलर डायनामिक स्टडी में बहुत से जो है सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें जो एक्यूरेट वन है वो एक मॉलिक्यूलर डॉक है जिसे हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं। इन दिस दी अच्छा इसमें हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि हमने इंटरेक्शन चेक करना है तो दो चीज़ों को करीब लेके आते हैं। जैसे आप इन दिस MB मिथाइलिन ब्लू जो है ऑर्गेनिक डाई एंड एड्जॉर्बेंट। अब एड्जॉर्बेंट में हमारे पास कोई भी एड्जॉर्बेंट एक्टिवेटेड कार्बन में आप किसी भी तरीके से ले लें वो डालेंगे, और या इन दोनों का मिथाइलिन ब्लू एड्जॉर्बेट और ये एड्जॉर्बेंट इनको जो है वो क्या करते हैं कि हम करीब लेके आते हैं और इनका इंटरेक्शन चेक करते हैं। ठीक है, हम जो है अब कोई भी एड्जॉर्प्शन है उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, तो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ या फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनको करीब लाया जाता है। फिर देखते हैं कि इसमें किस किस्म का इंटरेक्शन है, कि यह हमारे पास वीक इंटरेक्शन है, वंडरवॉल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कौन सा है। ठीक है,
आप देखते हैं दिस स्टडी वी स्टडी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के बारे में हम पता करते हैं। इट इज़ डन बाय सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमें ये पता चलता है कि मिथाइलिन ब्लू क्या इस एड्जॉर्बेंट पे जो है, ये वाला मिथाइलिन ब्लू हो गया या कोई और एड्जॉर्बेट हो गया, वो हमारे पास एड्जॉर्ब हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। टू अप्लाई DFT, अब देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या चीज़ है DFT और कैसे हम इसे करते हैं। आप देखें कि हमारे पास DFT क्या है, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी। दी DFT इज ऑल अबाउट सरफेस एंड इज फंक्शनैलिटी एंड ड्यू टू फंक्शनैलिटी व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इट हैज़, इट इज़ डन बाय सॉफ्टवेयर इन स्पेसिफिक कंप्यूटर। अच्छा, DFT जो होते हैं इसमें हमारे पास ऑल ओवर जो हम स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं, वो सरफेस के बारे में करते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में पता चलते हैं कि इसमें किस किस्म का इंटरेक्शन है जिससे हमारे पास एड्जॉर्प्शन जो है वो होगी। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हम, मैंने आपसे कहा है ना कि फंक्शनल ग्रुप की बेस पे हम स्टडी करते हैं, और वो ऐसे करेंगे कि अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप है तो अच्छा इसमें ये वाला इंटरेक्शन होगा, अगर ये वाला इंटरेक्शन है तो क्या ये जो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल है ये इसके साथ इंटरेक्ट हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, इस चीज़ों के बारे में हम पता करते हैं। तो इसके लिए अपने स्पेसिफिक कंप्यूटर्स होते हैं, अगर आप इसे सिंपल PC में करेंगे तो उसका जो है क्रैश हो जाएगा, मतलब कि उसका हार्डवेयर क्रैश हो जाएगा, और इसके लिए एक बहुत ही हाईली स्टैंडर्ड कंप्यूटर होते हैं जिसमें ये अपना सॉफ्टवेयर इसका जो है वो चलता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सरफेस एंड इट्स इंटरेक्शन इज डन बाय दिस, तो ये वाला पॉइंट भी आप नोट कर लें। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो ये पहले तो चलें ये थोड़ा सा इंट्रो था आपको समझाने के लिए। अब आते हैं जो मेन टॉपिक हमारा था, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। आइसोथर्म का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म्स का मतलब टेम्परेचर भी कह सकते हैं, टेम्परेचर वही हीट हमारे पास। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या ये कह रहे हैं, व्हेन वी स्टडी द एड्जॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्लॉट द ग्राफ इट इज़ कॉल्ड आइसोथर्म। जब हम एड्जॉर्प्शन को टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है, पिछली वीडियोस में भी यही बात थी कि हमारे पास जो एड्जॉर्प्शन फिनोमिना होता है वो हमेशा लो टेम्परेचर फिनोमिना है। ठीक है, आप इसे हाई टेम्परेचर पे नहीं कर सकते। हाई टेम्परेचर पे इसलिए नहीं कर सकते कि आपके पास मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो उनकी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ज़्यादा होगी हाई टेम्परेचर की वजह से। अगर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो उनकी कल्यूजन ज़्यादा होगी आपस में। अगर कल्यूजन ज़्यादा होगी तो उनमें इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो एड्जॉर्प्शन कैसे होगी। जब इंटरेक्शन ही नहीं है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के दरमियान, तो हमारे पास एड्जॉर्प्शन तो नहीं हो सकती, इसीलिए हमारे पास ये लो टेम्परेचर फिनोमिना है। तो वो कहते हैं कि जब आप एड्जॉर्प्शन स्टडी करते हो और एक ग्राफ डालते हो या बनाते हो उससे, उसे हम आइसोथर्म्स कहते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको यही बात जो है आसान लफ्ज़ों में बता दी है कि व्हेन वी कैन नॉट वेरिएट द टेम्परेचर इन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। यही बात है कि हम वेरिएट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते टेम्परेचर को। लेट्स सपोज इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, जैसे मैंने कहा इनकी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इंक्रीज होगी। फिर जो है, और हमें ये पता है कि हमारे पास जो फिजियोजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, अब हम यहाँ फिजियोजॉर्प्शन की बात करें, ये जो हमारे पास एड्जॉर्प्शन है, फिजियोजॉर्प्शन जिसे कहते हैं, इसमें हमारे पास ऑलरेडी वीक इंटरेक्शन होते हैं। अगर वीक होते हैं तो और हाई कल्यूजन की वजह से उनकी बॉन्डिंग जो है वो क्या होगी, वो हो ही नहीं पाएगी। आपको पता है ना, वंडर वाल फोर्सेज और ये वाली चीज़ें जो है ये वीक इंटरेक्शन है। तो हमें अच्छे इंटरेक्शन बनाने के लिए, अच्छी एड्जॉर्प्शन एफिशिएंसी के लिए हमें लो टेम्परेचर रखना लाजमी होता है। आइसोथर्म का आप देखें कि हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन सर्टेन एड्जॉर्प्शन मॉडल इज नोन एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो वी स्टडी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर, हम इन बेसिक रीजंस के लिए स्टडी करते हैं, जिसमें पहला देखें टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म का पता चल जाता है। टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, सबसे जो मेन बात है ना वो इंटरेक्शन है। अगर आपको एक चीज़ का पता चल गया ना, कि लेट्स सपोज आपको एड्जॉर्प्शन का पता चल गया, आप बहुत ही आसानी से दूसरी चीज़ को पता लगा सकते हैं या जान सकते हैं। ठीक है, टू ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ एड्जॉर्बेंट, कि हमारे पास एड्जॉर्प्शन की जो यूज़ है उसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एड्जॉर्बेट। ठीक है, ये मैंने ये जो 2 पॉइंट है इनको शॉर्ट करके लिखा हुआ है ऊपर वाली बात को। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये जो मैंने लिखा है, ये वाली चीज़, ये वाला पैराग्राफ, इसे मैं पहले तो आपको ऑन दी होल एक समरी बता देती हूँ कि हमारे पास जो आइसोथर्म्स आए थे वो बेसिकली जो ओरिजिनल थ्योरीज आई थी वो गैशियस मॉलिक्यूल्स के लिए थी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो गैशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं
उनमें आपको पता है ना कि गैस में ज़्यादा स्पेस होती है उनके मॉलिक्यूल्स एटम के दरमियान। तो जो गैसेस होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल, जो उनके क्या होता है कि उनकी स्पेस ज़्यादा होती है और उनके दरमियान इंटरेक्शन निग्लिजिबल होता है। ये जो है ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। और क्या करते हैं कि वहाँ पे एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस ही नहीं करती। तो उनके लिए ये मॉडल आए थे, उनकी कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जो आइसोथर्म हम लगाते हैं, हम उसमें भी क्या करते हैं कि उसमें भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होती है, वो इग्नोर करते हैं। सो लेटर इट वाज अप्लाई टू लिक्विड एंड सॉलिड, फिर बाद में ये लिक्विड और सॉलिड पे भी अप्लाई होने लगे। लेकिन बस ये मेन बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास ये जो थ्योरीज आई थी ये गैसियस के लिए थी, ये जो ओरिजिनल थ्योरीज मॉडल्स आए थे, ठीक है। तो हमारे पास आप देखें कि द गैसियस मॉलिक्यूल्स हैव ऑलवेज हायर एफिशिएंसी देन सल्यूट मॉलिक्यूल्स ड्यू टू निग्लिजिबल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये भी नोट कर लें कि जो हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हमेशा हायर एफिशिएंसी होती है। क्यों सल्यूट मॉलिक्यूल्स से? क्योंकि उनका इंटरेक्शन निग्लिजिबल होता है आपस में, ठीक है। अब आगे देखें, हमारे पास यहाँ पे है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। वैसे तो बहुत सारे हैं, कोई 10 12 या 13 तक हैं। चलें जी, ये एक पढ़ लेते हैं इस वीडियो में। हमारे पास सबसे पहला है एम्पेरिकल मॉडल। एम्पेरिकल एड्जॉर्प्शन, आप उसे आइसोथर्म भी कह सकते हैं। दिस मॉडल इज़ फॉर मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन एंड फिजियोजॉर्प्शन, ये जो मेनली है। इट हैज़ नो फिजिकल मीनिंग। ये हमारे पास जितना भी मॉडल है इसके पीछे कोई हमारे पास फिजिकल मीनिंग नहीं है, ठीक है। दिस मॉडल विच आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर एंड लेक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। इसका कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये बस जो है हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल इन नेचर है। ये हमारे पास फिजिकल, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये बस ऐसे ही हमारे पास अप्लाई हुआ पड़ा है, ठीक है। अब ये देखते हैं ना कि आपको आगे ये चीज़ समझ आती जाएगी। फास्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म यही वाला आया था। यहाँ पे जो है एक छोटा सा पॉइंट ये है कि हमारे पास दिस कंटेन फिजियोजॉर्प्शन इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, एच बॉन्डिंग एंड डाइपोल इंटरेक्शन आर स्टडीड। तो हमारे पास यहाँ से ये पता चलता है। अब इसके अंदर मज़ीद इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं, वो एक आता है लीनियर मॉडल, जिसे हेनरी लॉ कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ये चीज़ पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हमने तो कहा है कि इसके पीछे कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है, इसके पीछे इसका कोई चीज़ ऐसी सपोर्ट करने वाली नहीं है, इसके पीछे कोई जो है डेरिवेशन नहीं है या कोई ऐसा थ्योरेटिकल काम नहीं है, बस एक मॉडल दे दिया गया, ठीक है। तो अगर कोई एक चीज़ होती है जो आप थ्योरेटिकल पहले करते हो, फिर उसका एक रीज़न होता है, फिर आप देते हो, जैसे कोई भी लॉ हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये सिर्फ मॉडल दे दिया गया था, इसके पीछे कोई इतना ख़ास इसका बैकग्राउंड नहीं था, इसका कोई मीनिंग नहीं था, फिजिकल मीनिंग नहीं था। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि हमारे पास जो हेनरी लॉ है, उसमें अगर मैंने हेनरी लॉ की बात की तो हेनरी लॉ के खुद की डेरिवेशन नहीं है, बल्कि उसने मॉडिफाई की हुई है। अगर आप हेनरी लॉ स्टडी करें तो उसने भी क्या किया है कि दूसरे का काम को मॉडिफाई किया हुआ है, तो उसकी अपना कोई भी इसमें वो नहीं है, सिर्फ मॉडिफिकेशन है हेनरी लॉ। फिर आता है फ्रेंडलिक आइसोथर्म, जो हमारे पास बहुत ही फेमस था। फिर था रेडलिक, पैटरसन आइसोथर्म, सिप्स आइसोथर्म्स, टो आइसोथर्म, टेम्किन आइसोथर्म्स, ये सारे इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। तो चलें जी, यहाँ तक तो ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगले में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।